गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम 14 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में आए 40 के 40 हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने उन दोस्तों में खासकर शेयर करें जो यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वैसे सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, बट उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यूपीएसआई की करंट में तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। चलते हैं, आज का पहला जो क्वेश्चन है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त और ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। तो आपको बताना है कि इसमें मैला आंचल जो है वो किसकी रचना है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है फणीश्वरनाथ, इनको रेणु भी कहा जाता है, यह मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और इनका जो उपनाम है वह आंचल, आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु आंचल भी इन्हें कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंचलिक जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो उसमें भी ऑप्शन होगा कि फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है क्वेश्चन, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्प में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? पहला है प्रजालोक, बी है प्रजाजन, सी है प्रजावर्ग या डी है प्रजा। इसमें क्या होगा? प्रजा का बहुवचन क्या होगा? प्रजालोक तो नहीं कहेंगे, प्रजावर्ग भी नहीं होता है और प्रजा खुद नहीं होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका प्रजाजन। प्रजाजन जो है, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, यानी प्रजा का जो बहुवचन होगा वह प्रजाजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आधा तीतर आधी बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आधा आधा खाना, ऑप्शन नंबर बी है तीतर और बटेर मिलाकर खाना, ऑप्शन नंबर सी है दो चीज़ों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। क्या होगा इसका? इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर का जो अर्थ है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। अगला है मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंद पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? ऑप्शन नंबर आपको 4 दिया है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के जो रचनाकार हैं वह हरिवंश राय बच्चन हैं। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे मधु कलश, जैसे मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर दो चट्टानें, और भी इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है मधु कलश, मधुशाला, यानी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब रचनाएं हैं। इसमें जो कि दो चट्टानें हैं, यह इनकी प्रथम रचना है, इसके लिए इनको भी पुरस्कार मिल चुका है। तो यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको क्या आप ध्यान रखें। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए है यमक अलंकार, बी है अनुप्रास, सी है छेकानुप्रास या डी है रूपक अलंकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सजना है मुझे सजना, यानी सजना जो है वो 2 बार है। एक सजना का जो अर्थ होता है सजना और संवरना, और दूसरे का होता है सजना यानी पति। तो यानी सजना है मुझे सजना के लिए, तो इसका जो होगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार होगा। अगला है आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। पहला है बहुवचन, बी है सदैव एक वचन, सी है सदैव बहुवचन, या डी है एक वचन। तो आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो क्षण होता है वह एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्षण जो है वह एक वचन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। पहला सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सामान्य वर्तमान काल, ये आपका ठीक होगा, यानी सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल होगा। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सामान्य वर्तमान काल, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, यह जो है यह सामान्य वर्तमान काल है। अगला है यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। इसमें यह देखना है कि जो इसमें क्या त्रुटि है। पहला है दुर्गम, यानी जो दुर्गम दिया है वो कैसे लिखा जाएगा। आपको वर्तनी देखनी है कि जो दुर्गम है वो कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दुर्गम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है वह शुद्ध वर्तनी है दुर्गम। अगला है सुयश का पर्याय बताइए, सुयश का पर्याय बताइए। ऑप्शन नंबर ए है उत्पातु, ऑप्शन नंबर बी है सुकीर्ति, ऑप्शन नंबर सी है सृजन, या ऑप्शन नंबर डी है दृक। इसमें जो है सुयश का पर्याय यानी पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सुयश में सुकृति, सुकृति यानी उसका विख्यात, जिसे हम इंग्लिश में फेमस कहते हैं। सुयश में होता है सुकृति। अगला है 10वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। मैं अध्यक्ष डैश अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डैश निवेदन करता हूँ। तो जो डैश दिया है इस डैश में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है को पर, ऑप्शन नंबर बी है के हेतु, ऑप्शन नंबर सी है को का, या ऑप्शन नंबर डी है की के लिए। तो क्या भरा जाएगा? इस पर टिक करें। इसमें जो होगा मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए है स्तब्ध होना, ऑप्शन नंबर बी है सचेत होना, सी है निश्चेष्ट होना, या डी है मूर्ख होना। तो क्या होगा इसका? काठ होना का मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्तब्ध होना, यानी काठ होना स्तब्ध होना, यानी निर्जीव, जैसे हम कहते हैं निर्जीव होता है ना स्तब्ध, काठ होना, जिसको काठ का उल्लू जिसे कहा जाता है कि काठ का उल्लू, इसको निर्जीव मतलब इस पर कुछ नहीं असर नहीं पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं स्तब्ध होना। अगला है
अरण रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है विरह गीत, बी है निरंतर निवेदन, सी है निरर्थक या डी है बेसुरा गायन। इसका क्या होगा? अरण रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा निरर्थक। यानी अरण रोदन का जो अर्थ होता है मुहावरे का वह निरर्थक होता है, यानी कि कोई भी किसी भी काम का नहीं। अगला है राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्प में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राई का पहाड़ बनाना, ऑप्शन नंबर ए है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, बी है पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, सी है राई इकट्ठी करना या डी है बहुत सारी बातें करना। इसका क्या अर्थ होगा? राई का पहाड़ बनाने का क्या अर्थ होगा? राई के पहाड़ बनाने का जो अर्थ होता है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राई का पहाड़ बनाना। अगला है भूडोल का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए देवांगना, ऑप्शन नंबर बी सुमेरन, ऑप्शन नंबर सी भीतर और ऑप्शन नंबर डी जलजला। तो भूडोल का अर्थ क्या है? भूडोल का जो अर्थ होता है वह होता है जलजला। भूडोल यानी जो आता है उसमें क्या होता है? तो जल ही जल होता है ना। भूडोल, लोग कहते हैं अरे यार भूडोल आ गया। तो भूडोल का क्या होता है? भूडोल का अर्थ होता है जलजला, यानी पानी। जल जला मतलब पानी ही नहीं होता, जल जला होता है। भूडोल का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जल जला। अगला है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है किस में गलती है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको बताना कि ऑप्शन क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीरबल को मुसीबत। मुसीबत इस तरह से नहीं लिखी जाती है। मुसीबत आपको बड़ी की मात्रा होती है 100 पे, तो मुसीबत गलत लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीरबल को मुसीबत। अगला है दिए गए विकल्प में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए चीरना, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी चीड़ या ऑप्शन नंबर डी प्राचीर। दिए गए विकल्प में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? 16 का जो आंसर होगा बी वस्त्र। चीर का जो अर्थ होता है वह वस्त्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चीर वस्त्र। अगला है समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? पहला समाचार, बी अनेक समाचार, सी समाचार पत्रिका, डी समाचारों। तो इसमें समाचार का बहुवचन क्या होगा? इसको हमने इसके पहले भी बताया है, जैसे कि कुछ उसमें आया था, क्वेश्चन था, तो पिछले वीडियो में भी इसको किया जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। उसमें शायद दर्शन पूछा था। तो आपको बताएं समाचार का जो बहुवचन होता है वह समाचार ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए समाचार का जो बहुवचन समाचार सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे समाचार हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, केस हो गया, बाल हो गया और हस्ताक्षर हो गया। ये सभी बहुवचन में ही सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू, दर्शन, समाचार, केस, बाल, ये जो है हस्ताक्षर, ये सब बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसे याद रखें। जैसे प्रतिदिन, जनता, प्रतीक, यह क्या है? यह एक वचन है, सदा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे प्रतिदिन,
याचना, याचना भी सदा एक वचन में है। सॉरी, याचना नहीं है, प्रतिदिन, प्रत्येक, जनता, ये सब जैसे वर्षा, ये सब एक वचन में, सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला है अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर बी भी, ये इसमें सभी लिखा है, आपको अनावृष्टि ही लिखा है और इसमें आपको ढूंढना है, क्योंकि पढ़ने का तरीका तो सबका सेम है। अनुवृष्टि, अतिवृष्टि, अनिवृष्टि, यानी क्या सही होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अनावृष्टि, अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वह अनावृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा नाम श्री मोहन जी है, बी मेरा नाम मोहन है, सी मेरा नाम मोहन जी है, या डी मेरा नाम श्री मोहन है। क्या सही होगा? टिक करें। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा नाम मोहन है, यह सही होगा, क्योंकि अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाते, जी नहीं लगाते, तो यानी ए, सी और डी ये तो गलत है, तो यानी मेरा नाम मोहन है, यह आपका सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? तत्सम दिया है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ में सोता है बड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ज्येष्ठ का तद्भव बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दिए गए विकल्प में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका जो होगा पहला दिया है कस्बा, बी अरण्य, सी नगर, डी सुनसान। तो जंगल का क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरण्य। अरण्य में जंगल, जैसे जंगल का कांतार, कानन, बिपिन, ये जंगल के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला है सतसई के लेखक कौन है? पहला भगवती चरण वर्मा, बी बिहारी लाल चौबे, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अशोक सराफ। तो जो सतसई के हैं लेखक कौन है आपको बताना। जैसे भगवत चरण वर्मा, इनका है भूले बिखरे चित्र, यह इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की इसके पहले भी आपको मैंने कराया है। मधुशाला, मधु कलश, नीड़ का निर्माण, फिर दो चट्टाने, यह किसकी है? यह हरिवंश राय बच्चन की है। इसका जो ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहारी लाल चौबे। सतसई के लेखक बिहारी लाल चौबे हैं। सॉरी। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए कपास धुनना, बी हरि के भजन में मस्त होना, सी उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना, या डी उच्च लक्ष्य पर चलना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी है। यानी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी काम करने आए थे कुछ और कर रहे हैं कुछ, यानी लक्ष्य कुछ था और हम काम तुच्छ कर रहे हैं, ये होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? पहला है ए ऑप्शन वतर्स, बी दंत, सी तालव्य, डी कंठ। तो च वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं तो वह किस में आती है? वर्ष में आती हैं, दंत में आती हैं, तालव्य आती है, कंठ में आती हैं। क्या होगा इसका? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा तालव्य, जो च वर्ग की ध्वनियाँ होती हैं वह तालव्य में आती हैं। जैसे क्या होता है?
क वर्ग की ध्वनियाँ कंठ में, क वर्ग की ध्वनि कंठ में, च की तालव्य, ट की मूर्धन्य, त की दंत और प वर्ग की यह ओष्ठ आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे च वर्ग में स आता है, बड़ा जो सलजम वाला स होता है वो आता है, बड़ा स, और य आता है, स और य आता है। अगला है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, यह कौन सा अलंकार दर्शाता है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक अलंकार या डी अनुप्रयास अलंकार। तो इसमें तो गलत दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ अनुप्रास होना चाहिए, न कि अनुप्रयास, यानी इसकी वर्तनी गलत लिखी हुई है। फिर भी भारतीय बोर्ड ने ऑप्शन नंबर डी को ही माना है, तो इसमें अनुप्रास होना चाहिए। आप आगे से ध्यान रखें कि इसमें अनुप्रास होगा। तो जैसे भारतीय बोर्ड द्वारा भी गलतियाँ होती हैं, इसलिए देखिए वर्तनी की जो अशुद्धि है इसमें, तो इसमें च और ल की जहाँ आवृत्ति होती है, जो वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, अनुप्रास अलंकार, बट यह गलत लिखा हुआ है। अगला है सौम्यता ही नारी का सच्चा क्या होता है? इसमें डैश है, सौम्यता ही नारी का सच्चा आभूषण होता है, श्रृंगार होता है या सौंदर्य होता है। तो सौम्यता ही नारी का सच्चा, ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार होता है। सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा? पहला है रहस्य, बी है समक्ष, सी है अधिकांश या डी है प्रारब्ध। तो क्या भरा जाएगा? इसमें टिक करें कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अधिकांश। अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा अधिकांश, इसमें अधिकांश भरा जाएगा। अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। पहला है चंद्रमा, बी है धरती, क्या होगा इसका? वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वसुधा मीन्स होता है धरती, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका सही होगा। वसुधा मीन्स जो होता है वह आपका धरती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है हमारा सुधा, इसका इसी का था। अगला है 29वां नंबर क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है? देखो इसमें दर्शा भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें कमल चरण बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर चरण को कमल के समान बताया गया है, यानी जो चरण है वह कमल है, कमल जो है वह चरण के समान है, मतलब कमल चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसका यानी तुलना की गई है, और तुलना नहीं, आरोप लगा दिया गया है कि जो चरण है वो कमल के समान है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिए गए पर्याय में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए प्रकृति, बी दुपट्टा, सी फुलखा, डी हीरा।
इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें हम जैसा कि आपको बताए हैं कि इसमें आपको अच्छा और अच्छी लगा के हम प्रश्न पूछते हैं, उसमें जो आंसर मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो क्या है, प्रकृति अच्छी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, प्रकृति। जैसे दुपट्टा अच्छी नहीं है कहते हैं, दुपट्टा अच्छा कहते हैं। फुलका अच्छी नहीं कहते, फुलका अच्छा कहते हैं। और हीरा अच्छी नहीं कहते, हीरा अच्छा कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, प्रकृति। प्रकृति जो होता है वह स्त्रीलिंग है। अगला है, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली पर एक तोता बैठा है, इसमें कौन सा काल है। पहला है पूर्ण वर्तमान काल, बी है सामान्य भूतकाल, सी है पूर्ण वर्तमान काल, या डी है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या बोध हो रहा है कि उस डाली पर तोता बैठा है, यानी बैठा है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन किस में है, वर्तमान में। उस डाली पर जो तोता है वो बैठा है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्ण वर्तमान काल। अगला है हमारा, अगला हमको अनुच्छेद दिया हुआ है, गद्यांश दिया है, हर शिफ्ट में गद्यांश दिया है और हर गद्यांश से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 7.5 नंबर। तो आपको ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गद्यांश से बहुत ही आसान होते हैं, तो गद्यांश से आप जो आंसर है वह 3 के 3 क्वेश्चन कर सकते हैं सही, और 7.5 नंबर अपनी मार्क्स में बढ़ा सकते हैं। जैसे 32 से 34 दिया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार का लोकसभा अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य है कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी। यानी यह महिला सशक्तिकरण के ऊपर यह गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, 3 क्वेश्चन, वह आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो उन तीनों क्वेश्चन को आप सटीक तरीके से सही आंसर देना होगा, क्योंकि यह आपको, जैसा कि मैंने इसको पढ़ा और आपने सुना और इसे आपने भी पढ़ा होगा। तो अगले हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, इससे जो क्वेश्चन बना है, पहला क्वेश्चन है, बेईमानी का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ, सी मक्कारी, डी झूठ। तो बेईमानी का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यर्थ। जो बेईमानी होता है, बेईमानी का अर्थ होता है व्यर्थ। बेईमानी मतलब लोग नहीं कहते बेईमानी, यानी व्यर्थ की बातें बेईमानी है, इससे बात करना बेईमानी है। बेईमानी मतलब होता है कि व्यर्थ, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं, व्यर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो UPSSC, SSC GD, UP कांस्टेबल, UPSI, लेखपाल, पैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दयनीय शब्द में
कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा होगा? इसका ए और बी दिया है, ई और ये, इसका अगला भी दिया है या और या, तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, बड़ी ई, इसमें दिया है ना सर, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह आपका सही होगा। अगला है, कटु सत्य क्या है? ए ऑप्शन, महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया। सी, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी है। कटु सत्य क्या है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है, यह एक कटु सत्य है, यानी यह सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, कि समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। अगला है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। डैश, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ डैश आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। इसमें क्या भरा जाएगा? मैं की, मैं जो, तुम और हम जो की। इसमें क्या भरा जाएगा? इसका जो सटीक हो, सटीक बैठे, सटीक जो इसमें बैठे उसको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। ठीक और सटीक बैठने वाला आंसर बी होगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सके। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डैश योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर डैश था। तो इसमें क्या भरा जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है जी तोड़, अटूट, बी बेहद, युति, सी अथक विश्वासघात, या डी भरपूर संदेह। तो इसमें क्या भरा जाएगा? कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका होगा। जैसे क्या होगा कि रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सटीक बैठता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है? पहला है 1955, ऑप्शन नंबर बी है 1975, ऑप्शन नंबर सी है 1945, या ऑप्शन नंबर डी है 1965। तो इसमें क्या होगा? यानी इस पूछने का मतलब है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से चालू हुई, कब से दिया जाने लगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये भी बताइएगा, सन तो बताना ही है, और ये भी बताइएगा किस लेखक की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1955, ये आपका सही होगा। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह आप याद रखें कि हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है यह उन्हीं से शुरुआत हुई थी।
अगला है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न बिहस सका। ना रो सका ना हंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी विपसा अलंकार या ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होगा? आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना हंस सका, तो इसमें क्या है? इसमें विरोध तो देखने को मिल रहा है ना, यानी एक भी कह रहा है कि ऐसी बेला आई, रो भी नहीं सका और हंस भी नहीं सका। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा विरोधाभास अलंकार, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विरोधाभास अलंकार। अगला है, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्प में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। अंगार सिर पर धर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए है विनाशकारी बन जाना, ऑप्शन नंबर बी मरने को उद्धत होना, सी दूसरे को डराना या डी कठिन विपत्ति सहना। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कठिन विपत्ति सहना, यह सही होगा, ऑप्शन नंबर डी कठिन विपत्ति सहना। अगला है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? ए स्थान बोधक, बी अवस्था बोधक, सी आकार बोधक या डी दिशा बोधक। यह किसका पर्यायवाची है? किसका इसमें विशेषण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थान बोधक। इसमें स्थान बोधक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये थे आपके 40 के 40 क्वेश्चन जो यूपीएसआई 14/12/2017 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। इसमें आपको देखने को मिलेगा 3, 4, 5 अलंकार और 5 ही आपके रचनाएं देखने को मिली होंगी। तो आप रचनाएं और अलंकार पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो UPSSC, UPSI, SSC GD, UP कांस्टेबल या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा यह शेयर करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में इसी समय इसी टाइम पे। जय हिंद दोस्तों।